हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा और कनेक्टिव टिश्यू अब हम पढ़ रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू में हमने जनरल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्पेशलाइज्ड टिश्यू में ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्लड में भी हमने पिछले लेक्चर में प्लाज्मा का पोर्शन कवर किया। अब हमें पढ़ना है ब्लड कार्पसल्स के बारे में। ब्लड कार्पसल्स हमारे ब्लड का 45% पार्ट बनाते हैं। 45% पार्ट हमारा ब्लड कार्पसल्स जो हैं वो ब्लड का जो पोर्शन होता है 45% वो ब्लड कार्पसल्स बनाते हैं। ब्लड कार्पसल्स 3 तरह की होती हैं: आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आरबीसीज के बारे में। आरबीसीज हमारी बॉडी में यानी ह्यूमन बॉडी की जो आरबीसीज होती हैं वो राउंडेड बाइकॉन्केव फ्लैट डिस्क शेप होती हैं। इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जितने भी मैमल्स होते हैं उन सब में आरबीसीज का जो शेप होता है वो यही होता है, कैमल को छोड़ के। कैमल में आरबीसीज का जो शेप होता है वो राउंडेड और ओवल होता है। बाकी जितने नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स हैं उन सब में आरबीसीज जो है वो राउंड और ओवल होता है और उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हमारी आरबीसीज में इमेच्योर कंडीशन में तो न्यूक्लियस होता है, लेकिन मेच्योर होते होते न्यूक्लियस इसमें डिसअपीयर रहता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा आरबीसीज के अंदर क्या होता है कि वो एक फ्रेमवर्क होता है, प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ एक फ्रेमवर्क होता है, जो है वो फ्रेमवर्क के जो मेशेस होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन जो है वो भरा हुआ होता है। हीमोग्लोबिन यही है जो हमारे ऑक्सीजन को वो कैरी करता है। अगर हम कलर की बात करें तो सिंगल जो आरबीसी होता है उसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन होता है या येलोइश कलर होता है, लेकिन अगर पूरा जो है नहीं, अगर हम मास ऑफ द आरबीसीज देखते हैं तो वो हमें रेड कलर की दिखाई देती हैं। उसके बाद हम आरबीसीज का अगर हम और स्ट्रक्चर देखें, कंपोजिशन देखें, तो आरबीसीज के जो क्या होता है कि उनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा डेफिनेट नहीं होती है और फास्फोलिपिड और प्रोटीन और जो है कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई होती है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये हाईली सेलेक्टिवली परमेएबल होती है, यानी कि ये बर्ड जो है कोलॉइड्स हैं या सोडियम है, पोटेशियम है, इनके लिए जो है ये इम्परमेएबल होती है। लेकिन ये यूरिया है और कुछ एनॉइंस हैं जैसे कि क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, इनके लिए परमेएबल होती है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसका जो 65% पार्ट होता है वो वाटर होता है। 35% पार्ट जो है सॉलिड पार्ट होता है। 35% जो सॉलिड होता है उसमें भी 33% जो पार्ट होता है, यानी 33% जो पार्ट होता है उसमें 33% जो है वो हीमोग्लोबिन होता है। 2% पार्ट जो है वो स्ट्रोमेटिन का वो नेटवर्क यानी फ्रेमवर्क होता है। इसके अलावा उसमें यूरिया भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें और बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बाकी जो कंपोजिशन है वो 2% में आता है। तो ये आरबीसी का कंपोजिशन हो गया। अगर हम इनके जो है साइज की बात करें तो आरबीसी का जो साइज होता है वो 5.5 माइक्रोन से लेके 8.8 माइक्रोन इन ब्लड यानी कि ह्यूमन ब्लड में रहता है। ब्लड में जब ये रहता है यानी ब्लड में जब सर्कुलेट हो रहा होता है तो इनका साइज 5.5 माइक्रोन से 8.8 माइक्रोन होता है। लेकिन जब इनको ड्राइड फिल्म या बना करके देखा जाता है तो ये सिकुड़ जाती है। इनका साइज तब 7.2 माइक्रोन रह जाता है। यानी कि ड्राइड कंडीशन में फिल्म बना करके, स्लाइड की फिल्म बना करके हम देखते हैं तो अब इनका जो शेप, इनका जो साइज होता है वो 7.2 माइक्रोन होता है और यानी डायमीटर, और इनका जो थिकनेस होती है वो 2.2 माइक्रोन होती है। आरबीसीज का अगर हम उनकी जो है एरिया कहें तो वो 120 स्क्वायर माइक्रोन होता है और वॉल्यूम 87 माइक्रोन क्यूबिक माइक्रोन होता है। यानी वो एरिया जो है वो 120 स्क्वायर माइक्रोन और जो वॉल्यूम होता है इसका वो 87 क्यूबिक माइक्रोन होता है। तो ये तो हो गया आरबीसीज का जो है वो साइज के बारे में, उसके एरिया के बारे में और उसके वॉल्यूम के बारे में। तो ये आरबीसीज का साइज, शेप और वॉल्यूम हो गया। आरबीसीज का अगर नंबर की हम बात करें तो आरबीसीज का जो नंबर होता है वो ह्यूमन में यानी कि ह्यूमन मेल में इसका नंबर 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ये मेल में होता है और 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर जो है वो फीमेल में होता है। मेल में 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर और फीमेल में 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। बच्चों में ये नंबर ज़्यादा होता है, यानी बच्चों में ये 6 to 7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। हाँ, फीटस में ये नंबर और भी ज़्यादा होता है। फीटस में ये नंबर 7.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है।
फीटस में, लेकिन डिलीवरी के बाद पहले 10 दिनों में ये नंबर जो है वो डाउन हो जाता है। पहले 10 दिनों में ये नंबर डाउन होकर के 6 to 7 मिलियन तक पहुंच जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि जो फीटल जॉन्डिस होती है वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट 10 डेज में ये इनका डिस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से होता है। तो ये आरबीसीज हो गए, आरबीसीज के बारे में हो गया। आरबीसीज में हम जान रहे हैं कि उसमें जो है हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है, तो उसका फंक्शन क्या होगा, उसका फंक्शन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा, यानी ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट आरबीसी से होता है। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में इसको बताया जाएगा। तो ये हो गया आरबीसीज के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी जो ब्लड सेल्स हैं वो डब्ल्यूबीसीज यानी ल्यूकोसाइट्स के बारे में पढ़ना होता है। डब्ल्यूबीसीज जो है, अगर हम इनका जो है इनको डब्ल्यूबीसीज जो होती हैं, अगर इनको हम रेड सेल्स से यानी ब्लड आरबीसीज से कंपेयर करें तो बहुत सारे डिफरेंसेस दोनों में पाए जाते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो आरबीसीज होती हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, जबकि डब्ल्यूबीसीज जो होती हैं वो न्यूक्लिएटेड होती हैं, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद में दूसरा जो डिफरेंस होता है ये कि आरबीसीज जो है वो नॉन अमीबॉइड होती हैं, जबकि डब्ल्यूबीसीज जो है वो अमीबॉइड होती हैं, फैगोसिटिक होते हैं, फैगोसिटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि आरबीसीज जो होती हैं उनमें जो है और ऑर्गेनिज प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आरबीसीज जो है सिंगल टाइप की होती हैं, जबकि डब्ल्यूबीसीज जो है वो कई टाइप की होती हैं। इनके अलग अलग उनको और कई टाइप में क्लासीफाई किया जा सकता है। तो ये और इसके अलावा आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है वो लंबा होता है, 120 डेज का आसपास रहता है, और जबकि डब्ल्यूबीसी जो है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, उनका टाइम लाइफ स्पैन कम होता है। तो ये दोनों में खास डिफरेंस है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज का जो क्लासीफाई कैसे हम करते हैं, वो कैसे कितने टाइप की होती है, कैसे हम क्लासीफाई करते हैं। तो इनके साइटोप्लाज्म का जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म के ग्रेन्यूल्स के अकॉर्डिंग इनको 2 ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं, यानी साइटोप्लाज्म के ग्रेन्यूल्स के अकॉर्डिंग हम इनको 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरे एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स वो डब्ल्यूबीसीज होती हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और एग्रेन्युलोसाइट्स वो डब्ल्यूबीसीज होती हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनका साइटोप्लाज्म स्मूथ होता है। अब हम बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स की। ग्रेन्युलोसाइट्स जो होती हैं ये 3 टाइप की होती हैं, एक न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल या इस्नोफिल, और दूसरे बेसोफिल। ये इनका जो क्लासिफिकेशन है वो इनके ग्रेन्यूल्स के स्टेनिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है, यानी कि इनके ग्रेन्यूल्स को कैसे स्टेन किया जाता है, किस कलर में ये स्टेन होते हैं, इनके स्टेनिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनको हम क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में। न्यूट्रोफिल के बारे में हम अगर बात करते हैं, हम जैसे कि देख रहे हैं कि न्यूट्रोफिल का जो साइज होता है वो 10 से 12 माइक्रोन होता है। न्यूट्रोफिल का साइज 10 से 12 माइक्रोन होता है। इनका अगर हम इनका न्यूक्लियस की हम क्या बात करें तो इनका न्यूक्लियस जो है वो मेनी लोब्ड होता है, 2 लोब से लेकर के 7 लोब तक होता है, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब, 5 लोब, 7 लोब तक इनमें इनका न्यूक्लियस होता है। इमेच्योर कंडीशन में सिंगल न्यूक्लियस होता है, लेकिन मेच्योर होते होते इनमें लोब का नंबर बढ़ता जाता है। जितनी मेच्योर होती जाती है उनका लोब का नंबर इनके न्यूक्लियस में बढ़ता जाता है। साइटोप्लाज्म के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो न्यूट्रल कलर लीशमानिया स्टेन में वॉयलेट कलर में स्टेन करते हैं, वॉयलेट कलर में ये स्टेन करते हैं। ये सेल्स फैगोसिटिक होती हैं, इनके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये फौरन कोई भी बैक्टीरिया वायरस तरह की चीज़ होती है तो इसको ये एंगल्फ करके इसको डाइजेस्ट करने का काम इनका होता है। तो ये फैगोसाइटोसिस का इनका मेन काम होता है। फिर दूसरी हम डब्ल्यूबीसीज की हम बात करते हैं वो स्नोफिल है। स्नोफिल जो होती हैं इनका भी साइज 10 से 12 माइक्रोन होता है। स्नोफिल का साइज भी 10 से 12 माइक्रोन होता है, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो 2 लोब्ड होता है, ये फिक्स होता है, इनमें कोई शेप अलग अलग नहीं होता है, इनका 2 लोब होता है। हाँ, अगर एक बात और हम करते हैं, जो डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट्स होती हैं, यानी कि जो न्यूट्रोफिल होती हैं, इनके जो अलग अलग लोब होते हैं, अलग अलग जो है, किसी में 2 लोब हैं, किसी में 3 लोब हैं, किसी में 4 लोब हैं, 5 लोब हैं। इन लोब की वजह से इनको पॉलीमॉर्फ भी कहते हैं, क्योंकि कई फॉर्म में ये दिखाई देती हैं, तो इनका दूसरा नाम भी। फिर हम आप बात करते हैं स्नोफिल। स्नोफिल में क्या होता है कि इनका जो न्यूक्लियस है वो 2 लोब्ड होता है, जैसे हमने बताया अभी 2 लोब्ड इनका न्यूक्लियस होता है। इनका जो साइटोप्लाज्म है वो एसिडिक कलर यानी इओसिन में रेड कलर में स्टेन होता है, साइटोप्लाज्म रेड कलर में स्टेन होता है, और इनके साइटोप्लाज्म में जो है वो हिस्टामिन प्रेजेंट होता है, और ये जो सेल्स होती हैं वो किसी केमिकल मैकेनिज्म की वजह से वो जो है उस तरफ जो है मूव करती हैं, जिधर की तरफ इनमें जहाँ पर हिस्टामिन कंसंट्रेशन होता है। यानी कि ये सेल्स अमीबॉइड होती हैं, फैगोसिटिक नहीं होती हैं, लेकिन अमीबॉइड होती हैं, यानी अमीबॉइड मूवमेंट इनमें होता है, यानी कि मूव कर सकती हैं। फैगोसिटिक प्रॉपर्टी इनमें नहीं पाई जाती है।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं बेसोफिल की। बेसोफिल तीसरी ग्रेनुलोसाइट्स यानी ग्रेनुलोसाइट्स हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है और किडनी शेप भी हो सकता है। और जो है इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो इनमें ग्रेन्यूल्स जो फाइन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और जो है वो नंबर्स में थोड़ा सा कम होते हैं और जो है ग्रेनुलोसाइट्स से। इसके अलावा इनमें इनमें जो ग्रेन्यूल्स इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हेपेरिन होता है इनमें, और इनमें जो है हिस्टामीन होता है, और इनमें 5-HT जिसे कहते हैं 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, ये कंपाउंड भी इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि ये सारे कंपाउंड हैं जो जो इन्फ्लामेटरी जो है प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। और जैसे कि हेपेरिन है वो हेपेरिन भी प्रेजेंट होता है जो एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी शो करता है, एंटीकोगुलेशन में काम करता है, यानी ब्लड वेसल के अंदर जमने नहीं देता है। ब्लड वेसल में फ्लो होता है उसमें नहीं जमता है खून, क्यों नहीं जमता है? वहाँ हेपेरिन प्रेजेंट होता है जो ब्लड को कोगुलेट करने से कोगुलेशन से रोकता है। तो ये तो हो गया बेसोफिल के बारे में। फिर लास्ट बची मोनोसाइट। मोनोसाइट्स का जो साइज होता है वो तो ये तो हो गया ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। ग्रेनुलोसाइट्स 3 टाइप की थी, तीनों हमने पढ़ लिया। अब दूसरा जो सेकंड जो पार्ट जो है वो एग्रेनुलोसाइट्स यानी जिनका साइटोप्लाज्म स्मूथ होता है। एग्रेनुलोसाइट्स जिनका साइटोप्लाज्म स्मूथ होता है यानी जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। हाँ, फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं लेकिन ग्रेन्यूल्स इसमें दिखाई नहीं देते हैं। अब जो है वो उनका साइटोप्लाज्म देखने में स्मूथ होता है। 2 तरह के होती हैं ये, एक लिम्फोसाइट्स और एक मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होती हैं इनका साइज जो है वो जो है वो ये वेरी करता है, क्योंकि ये कुछ लिम्फोसाइट छोटी होती हैं इनको स्मॉल लिम्फोसाइट्स कहते हैं, कुछ बड़ी होती हैं इनको लार्ज लिम्फोसाइट्स कहते हैं। स्मॉल जो लिम्फोसाइट्स होती हैं उनका साइज जो है वो 7.5 माइक्रोन होता है। लार्ज जो लिम्फोसाइट्स होती हैं उनका जो साइज होता है वो 13 माइक्रोन तक होता है, 12 माइक्रोन तक होता है। और इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज ओवल या राउंडेड होता है और बहुत सारा पोर्शन जो है वो साइटोप्लाज्म का वो घिरे रहता है। स्मूथ साइटोप्लाज्म पतली फिल्म के फॉर्म में न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। ये सेल्स जो है इन सेल्स के अंदर जो है ये सेल्स भी 2 तरह की होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। और इनमें जो है ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन भी कर सकती हैं और ये इनके अंदर फेगोसिटिक नेचर भी प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा ये जो लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये कभी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज जब होते हैं या हीलिंग होना होती है तो ये फाइब्रोब्लास्ट में भी कन्वर्ट होकर के फाइबर्स का फॉर्मेशन भी करती हैं। तो ये लिम्फोसाइट्स के बारे में हो गया। लास्ट है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होती हैं इनका जो साइज होता है वो 16 से 18 माइक्रोन होता है। इनका न्यूक्लियस किडनी शेप होता है या हॉर्स शू जो है शेप्ड होता है। हॉर्स शू से मतलब जो घोड़े की नाल होती है उसके शेप में इनका, घोड़े की जो नाल होती है उनके शेप में इनका न्यूक्लियस होता है। इनमें जो साइटोप्लाज्म इनका स्मूथ होता है और ये जो है कुछ चीज़ों का जो है ये कुछ सेल्स के बहुत सारे सेल्स के प्रिकर्सर्स होती हैं। तो ये मोनोसाइट्स के बारे में हो गया। तो ये यानी जो हमने WBCs पढ़ी हमने ल्यूकोसाइट 2 तरह की, एक ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरे एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स में हमने पढ़ा न्यूट्रोफिल, स्नोफिल एंड बेसोफिल। और एग्रेनुलोसाइट्स जो थी यानी इनका साइटोप्लाज्म स्मूथ था उनमें हमने लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ा और मोनोसाइट्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर WBCs में एक खास चीज़ आती है कि TLC क्या होता है। TLC मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी ल्यूकोसाइट्स का टोटल क्या काउंट है हमारे ब्लड में। तो इसका जो टोटल जो काउंट होता है अगर तो वो 6000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें तो 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर इनका रेंज होता है। 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर इनका रेंज होता है WBCs का। ये तो इनका TLC हो गया। और दूसरा होता है DLC यानी डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट, यानी इन ल्यूकोसाइट्स का अलग अलग क्या परसेंटेज होता है। तो वो भी एक अहम रोल जो है इसमें जो है बीमारी या जो है कोई अगर डायग्नोसिस करनी होती है उसमें इनका अहम रोल होता है। तो DLC यानी हर ल्यूकोसाइट्स का अलग अलग परसेंटेज, जैसे कि हम देख रहे हैं कि न्यूट्रोफिल जो है 60 to 70% होते हैं। उसके बाद स्नोफिल जो होते हैं इनका परसेंटेज वो 1 से 4% होता है और उसका बेसोफिल का परसेंटेज 0 से 1% होता है। लिम्फोसाइट 25 to 30% होते हैं और उसके बाद फिर जो मोनोसाइट्स हैं इनका परसेंटेज 5 to 10% होता है। तो ये इनके जो है परसेंटेज हैं, इनको देख करके हम ये पता लगाते हैं इनमें बीमारी है, इसमें इन्फेक्शन है कि नहीं है तो किस टाइप का इन्फेक्शन है। सपोज करें अगर TLC बढ़ा हुआ है तो इस बात को साबित करता है कि यानी कोई इन्फेक्शन जो है प्रेजेंट है। अब
इन्फेक्शन है तो किस टाइप का इन्फेक्शन है, इसके लिए हम डीएलसी हम देखते हैं। डीएलसी में अगर न्यूट्रोफिल बढ़े हुए हैं यानी पॉलीमॉर्फ बढ़े हुए हैं तो इस बात को साबित करते हैं कि कोई एक्यूट इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया वगैरह प्रेजेंट है। और अगर डीएलसी अगर जो है लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए हैं तो ये बात जाहिर करते हैं कि जैसे कोई क्रोनिक इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हो सकता है, तो ये क्रोनिक इन्फेक्शन को हमें बताते हैं। अगर इस्नोफिल बढ़े हुए हैं तो ये बताते हैं कि हाँ कोई एलर्जी है, बॉडी में एलर्जन हमारे बॉडी में चला गया जिसके एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो ये इनके जो है ये इस्नोफिल ये जो है इनका मतलब ये डीएलसी से हमें पता चलता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द डब्ल्यूबीसीज की। इन डब्ल्यूबीसीज का फंक्शन क्या होता है। अभी हमने इनके स्ट्रक्चर में हमने इनके बारे में बताया तो हर जगह पर कोई ना कोई फंक्शन हर न्यूट्रोफिल का बताया, लेकिन अगर हम एक साथ सब फंक्शन देखें तो पहला फंक्शन क्या है, फैगोसाइटोसिस है, यानी कि फॉरेन बैक्टीरिया फॉरेन और जो है जो पैथोजन है उनको इंगल्फ करना। जैसे कि हम देख रहे हैं पूरी प्रोसेस फाइगोसाइटोसिस की दिखाई दे रही है इसमें, कैसे ये बैक्टीरिया जो है बाहर से आने कैसे ये जो है जो न्यूट्रोफिल होते हैं ये कैसे बाहर से आने वाले पैथोजन को जो इंगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो ये फाइगोसाइटोसिस करते हैं। दूसरा है एंटीबॉडी फॉर्मेशन। एंटीबॉडी वो प्रोटीन होती हैं जो बाहर से आने वाले किसी भी एंटीजन से दोनों के बीच एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और वो एंटीबॉडी उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये एंटीबॉडी बनाने का काम भी जो है किसका होता है, ये भी जो है ये ल्यूकोसाइट्स का होता है। ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन करती हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। और उसके बाद फिर दूसरा काम है तीसरा जो काम हमने बताया अभी बताया था कि ये जैसे लिम्फोसाइट्स होती हैं वो फाइब्रोब्लास्ट में चेंज रहती हैं, तो हीलिंग वगैरह में फाइब्रोब्लास्ट चेंज फाइबर्स का सिक्रेशन करती हैं। फिर इसके अलावा हमने बेसोफिल के बारे में बहुत सारे कंपाउंड बताए थे कि सेरोटोनिन भी होता है, हिस्टोमिन होता है और ये बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। तो ये इन्फ्लामेशन में के रिस्पॉन्स इन्फ्लामेशन वाले जो काम होता है, इन्फ्लामेटरी जो रिस्पॉन्स होता है उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये और ट्रिफोन्स का फॉर्मेशन भी करती हैं। जैसे कि हमने ब्लड प्रोटीन के बारे में जब पढ़ा था तो हमने बताया था कि जो है वहाँ पर ये ब्लड प्रोटीन जो है ट्रिफोन बनाती है। तो ब्लड प्रोटीन का से ट्रिफोन बनने का जो काम है वो डब्ल्यूबीसीज ही करती हैं, जो डब्ल्यूबीसीज के न्यूट्रिशन में इनका अहम रोल होता है, अहम काम होता है। तो ये ट्रिफोन्स का फॉर्मेशन भी ये करती हैं। और फिर उसके बाद हमने स्नोफिल जब पढ़ा बताया था एलर्जिक रिस्पॉन्स का, यानी जो काम है एलर्जी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है एलर्जी जो हमारी बॉडी में कोई अगर एलर्जन आ गया तो उससे निपटने का काम, उससे उसको डिस्ट्रॉय करने का काम है। जो एलर्जिक प्रॉपर्टी जो शो होती है वो भी इन्हीं की वजह से शो होती है। तो ये डब्ल्यूबीसीज का फंक्शन हो गया। उसके बाद फिर लास्ट जो ब्लड कैप्सूल्स हैं वो हैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। ब्लड प्लेटलेट्स मोस्टली नॉन न्यूक्लिएटेड राउंडेड और ओवल डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका जो नंबर होता है वो 2.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। इनका साइज जो है वो 5 to 8 माइक्रोन होता है और वे वायरी करता रहता है, लेकिन मोस्टली जो है एवरेज जो साइज होता है वो 5 to 8 माइक्रोन होता है। अगर हम इनका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो प्लेटलेट्स का तो क्या होता है कि इनका जो आउटर यानी पेरिफेरल पार्ट जो होता है वो लाइट स्टेन्ड होता है जिसको हम कहते हैं हाइडोमियर, और इनका जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो डार्क स्टेन्ड होता है जिसे कहते हैं हम क्रोमेटोमियर। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से इन पार्ट्स को स्टडी करते हैं तो जो हाइलोमियर होता है उसमें जो है फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं और माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल काम होता है इनको एक शेप प्रोवाइड करना, और माइक्रोफिलामेंट से काम होता है इनको फ्लेक्सिबिलिटी, इनके जो है इनके कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट जो है नेचर इनका जो होता है वो इन मायोफिलामेंट्स की वजह से होता है। तो ये प्रेजेंट होते हैं हाइलोमियर में। उसके बाद हम बात करें क्रोमेटोमियर में क्या होता है, तो क्रोमेटोमियर में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें जो है अल्फा ग्रेन्यूल्स होते हैं। इनके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सिंडेस्मोसोम्स होते हैं, और इसके अलावा इनमें कुछ डार्क ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इन डार्क ग्रेन्यूल्स में बहुत सारे कंपाउंड जैसे प्रेजेंट होते हैं, 5-HT 5-हाइड्रोक्सीटेट्रामीन प्रेजेंट होता है, सेरोटोनिन प्रेजेंट होता है। तो ये कंपाउंड भी इनमें प्रेजेंट होते हैं, और ये जो कंपाउंड हैं ये दो कंपाउंड होते हैं, ये जो है एंटी इन्फ्लामेटरी सारे रिस्पॉन्सेज में पार्टिसिपेट करते हैं, इन्फ्लामेटरी जो है रिस्पॉन्स में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें रोल अदा करते हैं। तो ये जो है इनका स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो इनका जो मेन फंक्शन होता है वो कोआगुलेशन को इनिशिएट करना होता है, और एंडोथेलियल जो लेयर होती है इसका फॉर्मेशन भी ये करती हैं। यानी कि जब ब्लड किसी वजह से जो है एंडोथेलियम डैमेज हो जाती है तो वहाँ पर जो है ये प्लेटलेट्स जो है एग्रीगेट होकर के वहाँ एंडोथेलियम को रिपेयर करते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि जब 50,000 से कम हमारे जो है ब्लड प्लेटलेट्स हो जाते हैं तो
क्या होता है कि वो तब ये प्लेटलेट जो है वो रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लीडिंग हमारे बॉडी में होने लगती है, जिससे है ना, तो ये कंडीशन जो है ब्लड प्लेटलेट्स के बहुत डाउन हो जाने की वजह से होता है। इसके अलावा ये जो है होम्योस्टेसिस काम भी करती हैं, क्योंकि इनमें के अंदर एक प्रॉपर्टी एग्लूटिनेशन की पाए, इनकी जो प्रॉपर्टी है ग्लूटिनेशन की पाई जाती है, और दूसरी कोगुलेशन की प्रॉपर्टी। तो ग्लूटिनेशन और कोगुलेशन की जो प्रॉपर्टी है वो होम्योस्टेसिस करती है, ब्लड को फ्लो नहीं होने देती है। तीसरी चीज़ है कि ये, और अगला फंक्शन है ये क्लॉट रिट्रैक्शन का भी काम करती हैं। इनके अंदर थ्रोम्बोस्थेनिन जो है कंपाउंड रहता है, जिसकी वजह से ये क्लॉट को रिट्रैक्ट करती हैं, क्लॉट का रिट्रैक्शन भी इनका एक काम होता है। तो ये को ब्लड प्लेटलेट्स के फंक्शन हो गए। तो ब्लड प्लेटलेट्स का ये जो है फंक्शन, इस तरह से ब्लड प्लेटलेट्स को पढ़ने के साथ साथ ही जो है हमारा ये ब्लड का जो काप्सिस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब जो है हमने इसमें क्या क्या कवर किया, हमने इसमें प्लाज्मा, ब्लड में प्लाज्मा पढ़ा, जो हमारा ब्लड का 55% पार्ट बनाते हैं। कार्पसेल्स पढ़ा है जिनमें हम ये हमारे ब्लड का 45% पार्ट बनाते हैं। कार्पसेल्स में हमने क्या कौन कौन की कार्पसेल्स पढ़ी, आरबीसीज पढ़ी यानी एरिथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ा, डब्ल्यूबीसीज यानी ल्यूकोसाइट्स के बारे में पढ़ा, और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा। तो ये ब्लड के बारे में हमारे कंप्लीट हो गया।